सॉइल के अंदर पिछले लेक्चर में हमने वेरियस डेफिनेशंस और उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप्स की बात की थी। अब आज हम बात करते हैं, सबसे पहले उसमें कुछ डेफिनेशंस थी जिनकी की लिमिट्स हमको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम वॉइड रेशियो की बात करें तो वॉइड रेशियो जो होता है उसको ई से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम डिफरेंट टाइप की सॉइल्स को वॉइड रेशियो के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो उसको हम कुछ इस टाइप से अरेंज करेंगे कि सबसे पहले आएंगे उसमें बोल्डर्स, फिर आएंगे कॉबल्स, उसके बाद आएगा ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड फिर क्ले एंड देन कोलोइडल पार्टिकल्स। क्या मतलब है इसका कि सबसे जो कम वॉइड रेशियो होता है वो बोल्डर्स का होता है, उसके बाद कॉबल्स का होता है, ये भी एक तरीके के पत्थर होते हैं, उसके बाद ग्रेवल आती है, उसके बाद सैंड आती है, उसके बाद सिल्ट आती है, फिर क्ले और फिर कोलोइडल पार्टिकल्स। अब यहाँ पर हम देखें कि सबसे कम जो वॉइड रेशियो होता है वो बोल्डर्स का होता है और सबसे ज़्यादा जो वॉइड रेशियो होता है वो होता है कोलोइडल पार्टिकल्स का। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि बोल्डर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं तो उनके अंदर वॉइड रेशियो कम कैसे हो सकता है? तो ये हमको ध्यान रखना है कि अगर पार्टिकल साइज़ ज़्यादा होगी तो वॉइड रेशियो कम होगा और पार्टिकल साइज़ अगर छोटी होगी तो वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बोल्डर्स ये सबसे मिनिमम वॉइड रेशियो है, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ लास्ट में कोलोइडल पार्टिकल्स तक वॉइड रेशियो बढ़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें पोरोसिटी की तो पोरोसिटी जो होता है उसको n से डिनोट किया जाता है और उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, उसके बाद अगली टर्म आती है हमारे पास एयर कंटेंट, ठीक है, जिसको कि हम AC से डिनोट करते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से 1 के बीच में, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि उसमें 0 भी शामिल होगा और 1 भी शामिल होगा, लेकिन यहाँ पर पोरोसिटी के अंदर वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 नहीं हो सकता है, और 1 से कम होगी मतलब कि 1 नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम नीचे लाइन खींचते हैं उसका मतलब इक्वल टू, मतलब कि 0 भी उसमें काउंट होगा और 1 भी उसमें काउंट होगा। फिर बात करते हैं हम परसेंटेज एयर वॉइड्स की, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं? Na से डिनोट करते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 1 के बीच में, लेकिन Na की जो वैल्यू है वो 0 के तो इक्वल हो सकती है, मतलब 0 भी उसके अंदर शामिल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 1 के नॉट इक्वल है, मतलब कि 1 उसके अंदर शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये होती है रेंज किसकी? परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स की। इसके बाद अगर हम बात करें वेरियस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वाटर कंटेंट, मतलब कि हमने वाटर कंटेंट पढ़ा था। वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इंटू 100। तो वाटर कंटेंट मतलब कि किसी भी सॉइल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर है वो पता करने के लिए कुछ 5-6 टाइप के मेथड होते हैं, हम उनको अब डिस्कस करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है ओवन ड्राइंग मेथड। ठीक है, ओवन ड्राइंग मेथड जो होता है वो सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड माना जाता है, लेबोरेटरी मेथड है। इसके अंदर क्या किया जाता है? सिंपल सा बात है, किसी भी सॉइल सैंपल जिसका कि वाटर कंटेंट निकालना है उसको ओवन के अंदर ड्राई किया जाता है और उसका पहले का वजन और उसके बाद का वजन मेजर करके और उसका डिफरेंस निकाल के वाटर कंटेंट निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक सॉइल सैंपल था जिसमें कि जिसका कि टोटल जो मास था वो 100 ग्राम था पहले, फिर इसका हमको वाटर कंटेंट निकालना था, इसको हम ओवन के अंदर ड्राई करेंगे और उसका बाद में वज़न मान लीजिए 80 ग्राम हो गया उसका मास, तो इसका वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर यानी कि पानी कितना हुआ इसमें 20 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल इंटू 100, तो ये 25% इसका वाटर कंटेंट आ जाएगा। तो इस वाटर कंटेंट को निकालने के लिए प्रोसीजर क्या होता है? कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है इसके अंदर, उनको हमको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो मेथड है वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। फिर इसके बाद अगर टेम्परेचर की बात करें तो ओवन का जो टेम्परेचर रखा जाएगा वो 105 से
110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसकी रेंज रखी जाती है। लेकिन अगर कोई हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है जिसमें कि किसी पेड़ पौधे की लकड़ियाँ और इस टाइप के मटेरियल है जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पर जल जाते हैं, तो उस टाइप की सॉइल के लिए टेम्परेचर को मैक्सिमम 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रखा जाता है, क्योंकि इसके ज़्यादा टेम्परेचर होने पर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जल जाएगा उसके अंदर। उसी के साथ साथ अगर किसी सॉइल में जिप्सम की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, अगर सॉइल के अंदर जिप्सम कंटेंट ज़्यादा है तो उसके लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर हम रखेंगे वो रखेंगे 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको ध्यान रखना, ये जनरल टेम्परेचर है, इतना नॉर्मल सॉइल के लिए रखा जाता है। उसी के साथ बात करें कि अगर सैंडी सॉइल है, ठीक है, तो उसको कितने ड्यूरेशन के लिए रखा जाना चाहिए। इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो 24 आवर होता है, मतलब कि ओवन के अंदर हमको 24 घंटे तक ये सारा मटेरियल रखना होता है। लेकिन अगर सैंडी सॉइल है तो उसके लिए जो ड्यूरेशन होता है वो ओनली 4 आवर का होता है, 4 घंटे तक ही उसको उसके अंदर रखा जाता है। उसी तरीके से अगर फैट क्ले है, यानी कि क्लेई सॉइल है, क्ले सॉइल कौन सी होती है, जो कि चिकनी मिट्टी होती है, तो उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो इसका है 14 to 16 आवर, 14 से 16 घंटे, ठीक है। और इसके बाद जो अगला मेथड आता है वो आता है अपना सैंड बाथ मेथड। तो जो सैंड बाथ मेथड होता है इसको हम फील्ड मेथड कहते हैं, मतलब कि ये फील्ड के अंदर काम में लिया जाता है वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए। और इसमें जो है वो रफ़ अमाउंट जो होता है वाटर का वो हमको मिलता है, रफ़ वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको मिलती है। इसके बाद तीसरा मेथड आता है एल्कोहल मेथड, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि मिथाइलेटेड स्पिरिट जो होती है उसको हम सॉइल सैंपल के अंदर डालते हैं और फिर उसको इग्नाइट कर दिया जाता है, यानी कि जला दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, जिससे कि क्या होगा कि जो भी वाटर कंटेंट मॉइस्चर हमारे सॉइल के अंदर है वो सारा गर्मी के कारण हीटअप होके और उड़ जाएगा। उससे हमको वाटर कंटेंट जो है वो पता चल जाएगा। लेकिन ये जो मेथड होता है इसमें भी वही प्रॉब्लम रहती है कि इसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि एक बार इग्नाइट करने के बाद जब तक वो स्पिरिट ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उसका टेम्परेचर सॉइल का मेंटेन रहेगा। उसके बाद अगला मेथड आता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड में क्या होता है कि हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है एपरेटस, मॉइस्चर मीटर, ठीक है। मॉइस्चर मीटर एक बॉटल होती है जिसके अंदर क्या करते हैं कि हमको जो भी सॉइल का वाटर कंटेंट निकालना है वो हम उसके अंदर डालते हैं। और ये जो मेथड होता है वो क्विक मेथड होता है। इस मेथड से 5 से 10 मिनट के अंदर ही वाटर कंटेंट को पता किया जा सकता है। इस मेथड में क्या किया जाता है कि 6 ग्राम सॉइल को लिया जाता है और उस सॉइल के साथ क्या ऐड किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड को मिक्स किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड को मिक्स करने से क्या होता है कि कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो पानी के साथ रिएक्ट कर एसिटिलीन गैस बनाता है। तो जो हमारा कंटेनर होगा उस कंटेनर के अंदर सॉइल के पार्टिकल्स होंगे और उसके साथ जब हम कैल्शियम कार्बाइड को ऐड करेंगे तो इस कंटेनर के अंदर क्या होगा कि गैस फॉर्म होगी, कौन सी, एसिटिलीन गैस। और वो गैस जो होगी वो गैस यहाँ पर एक मीटर लगा होता है, उस मीटर के ऊपर अपना प्रेशर डालेगी और उससे जो है वो हमको रीडिंग मिल जाएगी किसकी, वाटर कंटेंट की। इसमें जो है वो अगर बड़ा कंटेनर है तो यहाँ पर क्वांटिटी इसकी जो होती है वो 26 ग्राम भी ली जा सकती है। छोटे एपरेटस में 6 ग्राम होता है और बड़े एपरेटस में 26 ग्राम की सॉइल ली जाती है, सॉइल का सैंपल। और इसी के साथ साथ अगर हमारी सॉइल के अंदर लम्प्स बने हुए हैं तो क्या किया जाता है कि स्टील की कुछ बॉल्स इस मीटर के अंदर डाली जाती है ताकि उसको जब शेक करेंगे तो वो बॉल जो है वो मिट्टी की जो डलियाँ बनी हुई है उनको तोड़ देगी। उसके बाद जो अगला मेथड आता है वो आता है पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर क्या होता है कि एक ग्लास का जार होता है, ग्लास का कुछ कॉनिकल शेप का इस टाइप का कंटेनर होता है। इस कंटेनर के ऊपर एक इस टाइप की कैप लगी हुई होती है, ठीक है। इसके अंदर हमको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। पिक्नोमीटर मेथड जो होता है वो भी क्विक मेथड के अंदर काउंट होता है और
जनरली इस मेथड को तब यूज़ में लिया जाएगा जब हम जो भी सॉइल का सैंपल ले रहे हैं, इसमें यूज़ में ले रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको पता हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी कि जब हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगी तो ही हम पिक्नोमीटर मेथड को काम में लेके और वाटर कंटेंट को निकाल पाएंगे। और एक और बात, पिक्नोमीटर मेथड भले ही जब भी यूज़ किया जाता है, चाहे वो वाटर कंटेंट को निकालने के लिए यूज़ में किया जा रहा है या स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने के लिए की जा रहा है, पिक्नोमीटर मेथड जो होता है वो हमेशा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, यानी कि मोटे दाने वाली मृदा के लिए ही काम में लिया जाता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है पिक्नोमीटर की वो होती है 900 ml। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला आता है रेडिएशन मेथड। ठीक है, रेडिएशन मेथड जो होता है वो इन सिचू मेथड होता है, मतलब कि इन सिचू का मतलब क्या होता है कि अभी तक हमने जो भी मेथड पढ़े उसके अंदर सॉइल का सैंपल हम कहीं से ही कलेक्ट करके ला रहे थे, लेकिन अगर किसी एट साइट पे ही सॉइल को बिना डिस्टर्ब किए उसका अगर वाटर कंटेंट निकालना हो तो ये मेथड इसमें काम में लिया जाता है, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप मटेरियल को यूज़ किया जाता है वाटर कंटेंट को निकालने के लिए। फिर इसके बाद अगला मेथड आता है टोर्शन बैलेंस मेथड। इस टोर्शन बैलेंस मेथड के अंदर दो इक्विपमेंट्स हमारे पास आते हैं, एक आता है इंफ्रारेड लैंप, ठीक है, और एक आता है टोर्शन बैलेंस। मतलब कि वजन नापने का इक्विपमेंट। ये दो इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज़ में लिए जाते हैं, और जो सॉइल का सैंपल लिया जाता है वो 25 ग्राम सॉइल को इसमें यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर जो हमको वाटर कंटेंट मिलता है उसकी जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.2%। मतलब कि हम मिनिमम 0.2% की एक्यूरेसी तक का वाटर कंटेंट जो है वो इसके अंदर फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है उसके अंदर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है पिक्नोमीटर मेथड से। ठीक है, तो इसके अंदर करना कुछ नहीं है, हमको ध्यान कुछ नहीं रखना है क्योंकि उसके फॉर्मूले नहीं आएंगे हमारे पास। खाली ये ध्यान रखना है कि पिक्नोमीटर मेथड यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि जो सॉइल होगी वो कौन सी सॉइल होगी, कोर्स ग्रेन सॉइल हम काम में लेंगे, चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हो या वाटर कंटेंट निकाल रहे हो। लेकिन यहाँ पर हमको डिफरेंट सॉइल्स के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या क्या होती है उसकी हमको एक टेबल देखनी होगी। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर हमने डिफरेंट सॉइल्स के लिए अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यूज़ लिखी हुई है। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है <2। उसी तरीके से ग्रेवल, सैंड, सिल्टी सैंड, सिल्ट और इनऑर्गेनिक क्ले के लिए अलग अलग वैल्यूज़ को लिखा हुआ है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है अटरबर्ग लिमिट और कंसिस्टेंसी लिमिट्स। तो अटरबर्ग लिमिट और कंसिस्टेंसी लिमिट्स क्या होती है, तो जब हम किसी सॉइल के अंदर पानी को ऐड करते हैं तो उस वजह से क्या होगा कि अलग अलग पानी की क्वांटिटी पर सॉइल का बिहेवियर जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, कभी सॉइल जो होगी वो सॉलिड स्टेट में रहेगी, मतलब कि काफ़ी हार्ड रहेगी। जैसे जैसे हम उसके अंदर पानी को ऐड करते जाएंगे और पानी मिलाते जाएंगे तो फिर वो सेमी सॉलिड, फिर प्लास्टिक, फिर लिक्विड, इस टाइप से अलग अलग उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो अलग अलग वाटर कंटेंट पर चेंज होती रहती है। तो उन सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करने के लिए हमने जो कुछ लिमिट्स फिक्स कर दी उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी लिमिट्स या फिर अटरबर्ग्स लिमिट्स। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप की लिमिट्स होती है। सबसे पहली जो लिमिट आती है वो आती है लिक्विड लिमिट, जिसको कि हम बोलते हैं WL। तो सबसे पहले अगर लिक्विड लिमिट की बात करें तो यहाँ पर हम एक रिवर्स प्रोसेस करेंगे। हम क्या करेंगे कि एक सॉइल का सैंपल लेंगे और उसके अंदर धीरे धीरे पानी को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सीधा प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसी सॉइल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को मिक्स किया गया है, तो वो किस टाइप की सॉइल होगी आप इमेजिन कर सकते हैं।
तो वो पूरी तरीके से लिक्विड टाइप होगी, उसका पूरा एक टाइप से वो पानी होगा जिसके अंदर सॉइल घुली हुई है। तो वो टाइप जो सॉइल कहलाएगी वो कहलाएगी लिक्विड स्टेट में, ठीक है, वो मतलब कि द्रव प्रकृति की सॉइल होगी। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है, रिवर्स हम चलेंगे तो सबसे पहले इधर मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, ठीक है। तो ऐसा वाटर कंटेंट जब सॉइल जो होती है वो लिक्विड स्टेट में हो, यानी कि तरल द्रव प्रकृति की हो, तो वो कहलाएगी लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो हम अब यहाँ बात करें लिक्विड लिमिट की, तो क्या होगा कि धीरे धीरे अगर हम उस सॉइल के अंदर से पानी को कम करते जाएं, तो कम करने से एक लिमिट ऐसी आएगी कि जिसके बाद हम उस सॉइल को लिक्विड नहीं कह पाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि जैसे जैसे उस सॉइल के अंदर से पानी को हम कम करते जाएंगे तो वो थोड़ी गाढ़ी होती जाएगी, और एक लिमिट ऐसी आएगी कि जिसके बाद हम उसको लिक्विड स्टेट में नहीं कह पाएंगे, तो वो लिमिट आएगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इस डायरेक्शन में वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, तो हम अगर वाटर कंटेंट को धीरे धीरे रिड्यूस करते जाएं तो एक ये लिमिट ऐसी आएगी, उसके बाद सॉइल लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगी, तो ये लिमिट कहलाती है लिक्विड लिमिट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि द मिनिमम वाटर कंटेंट, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट, मतलब कि मिनिमम वो वाटर कंटेंट जहाँ तक सॉइल जो है वो लिक्विड स्टेट में रह रही है, उसके बाद थोड़ा सा भी आप वाटर कंटेंट कम करोगे तो वो लिक्विड स्टेट को छोड़ देगी। उसके बाद अगली स्टेट आती है हमारे पास प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम WP से डिनोट करेंगे। तो अब क्या होगा कि हम लिक्विड स्टेट को हम क्रॉस कर चुके हैं। अब इस लिक्विड स्टेट से वापस से हम किस स्टेट में एंटर करेंगे? प्लास्टिक स्टेट में। प्लास्टिक स्टेट क्या होती है कि जब सॉइल को ऐसी कंसिस्टेंसी में है कि उसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, जैसे कि जो मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं उस टाइप की जो सॉइल होती है वो प्लास्टिक सॉइल कहलाती है, जिसको कि किसी भी शेप में ढाला जा सके। तो क्या होगा कि हमने धीरे धीरे पानी को कम किया, उससे जो सॉइल होगी वो लिक्विड स्टेट से बाहर निकल गई और अब वो किसी स्टेट में एंटर कर रही है? प्लास्टिक स्टेट में एंटर कर रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि यहाँ पर जब धीरे धीरे और हम वाटर कंटेंट को कम करते जाएंगे तो ये लिमिट आएगी। इस लिमिट के बाद जो है वो सॉइल प्लास्टिक स्टेट में भी नहीं रहेगी, ठीक है, वो और धीरे धीरे हार्ड होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो लिमिट कहलाएगी वो कहलाएगी प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि मिनिमम वाटर कंटेंट, सेम डेफिनेशन आएगी, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन, यहाँ पर लिक्विड की जगह क्या आ जाएगा? प्लास्टिक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बस ध्यान रखना आपको, मिनिमम वर्ड आता है, ठीक है। और लिक्विड लिमिट जो है उसको हम डिटरमाइन करने के लिए जो हम प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं, हमारा जो लेबोरेटरी मेथड है वो मेथड होता है कासेग्रांडे एपरेटस वाला, ठीक है। कासेग्रांडे एपरेटस का यूज़ किया जाता है लिक्विड लिमिट को निकालने के लिए। और जो प्लास्टिक लिमिट होती है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सॉइल के जो सॉइल है हमारी प्लास्टिक सॉइल, उसका हम 3 mm का थ्रेड बनाते हैं, मतलब कि उसका एक धागा बनाने की कोशिश करते हैं 3 mm मोटाई का। और जब उस धागे के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाए उस धागे के ऊपर, सॉइल के धागे के ऊपर, तब उस स्टेट में जो वाटर कंटेंट होगा सॉइल का वो कहलाएगा प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। इसके बाद जो अगली स्टेज आती है हमारी वो आती है श्रिंकेज लिमिट। उसको हम बोलते हैं WS। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच रिडक्शन इन वाटर कंटेंट विल नॉट कॉज डिक्रीज इन फर्दर वॉल्यूम। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम समझेंगे कि मान लीजिए कोई एक सॉइल का सैंपल है और उसके अंदर ये एक सॉइल का ये कंटेनर है, ठीक है, और उसके अंदर इतनी अमाउंट में सॉइल भरी हुई है
अब जब हम इसके अंदर बहुत अमाउंट में वाटर को ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा कि पानी ऐड कर रहे हैं तो उसकी वजह से सॉइल का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मान लीजिए इतना पानी इसके अंदर ऐड किया हुआ है तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं कि किसी भी सॉइल के अंदर से जो कि काफ़ी सेचुरेटेड सॉइल है उसके अंदर से हम पानी को रिड्यूस करते जाएं, तो जैसे जैसे उसके अंदर से पानी निकलता जाएगा सॉइल का वॉल्यूम भी कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी कि उसके बाद अगर आप और वाटर को उसमें से निकालते हैं तो फिर सॉइल का वॉल्यूम कम नहीं होगा, वो फिर वो ड्राई स्टेट में जाना शुरू हो जाएगी। तो वो मिनिमम वाटर कंटेंट जो वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिसके बाद और अगर हम वाटर कंटेंट को कम करेंगे तो सॉइल का वॉल्यूम कम नहीं होगा, वो कहलाएगी हमारी श्रिंकेज लिमिट। इसकी डेफिनेशन आपको नोट कर लेनी है। मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच रिडक्शन इन वाटर कंटेंट विल नॉट कॉज डिक्रीज इन फर्दर वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और डेफिनेशंस आती है। सबसे पहले इसमें आएगी प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच अलाउज इट टू बी डिफॉर्म्ड रैपिडली, मतलब कि मृदा का वह गुण जिसके कारण उसको किसी भी आकार में डाला जा सकता है वो कहलाएगी उसकी प्लास्टिसिटी। फिर उसके बाद इसको प्लास्टिक नाम से भी याद रखा जा सकता है क्योंकि प्लास्टिक को किसी भी शेप में आसानी से पिघला कर और ढाला जा सकता है। फिर इसके बाद आता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है उसको IP से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है। लिक्विडिटी इंडेक्स को जो है वो IL से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है इसको वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला आता है नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है हमारे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स, जिसको कि हम बोलते हैं IC, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसी कंसिस्टेंसी इंडेक्स को रिलेटिव कंसिस्टेंसी भी बोला जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा WL लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यूज़ आती है तो उनको भी हम देख लेते हैं कि अगर जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है वो ग्रेटर देन अगर 1 आता है तो वो सॉइल कहलाएगी सेमी सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है वो सबसे मेन टॉपिक है और उसके अंदर जो है वो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट आते हैं। तो अगर IC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो सॉइल कहलाएगी सेमी सॉलिड स्टेट में। फिर उसके बाद अगर IC की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो वो जो वो सॉइल है वो कहलाएगी प्लास्टिक स्टेट में। फिर अगर ये IC की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो वो कहलाएगी लिक्विड स्टेट में, यानी कि विद इन द लिक्विड लिमिट। और अगर ये 0 से कम है, IC की वैल्यू 0 से कम है यानी कि नेगेटिव में आती है तो वो कहलाएगी बिल्कुल लिक्विड सॉइल। मतलब कि पूछा जा सकता है कि अगर जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है वो नेगेटिव में होता है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा सॉइल का, तो वो होगा लिक्विड बिहेवियर। तो इसके बाद अगले लेक्चर में हम इन सभी लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, उनके वेरियस प्रैक्टिकल्स और भी कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे।